दोस्तों, क्या भारत ने चीनी मिसाइल की तकनीक को चोरी किया है? क्योंकि जिस तेजी के साथ भारत ने एयर टू एयर मिसाइल में सफलता पाई है, उसके बाद हर जगह ये सवाल उठ रहा है और इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत और यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हम लगातार आपको खबर दे रहे हैं, लेकिन डिफेंस के नजरिए से ये सौदा भारत के लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत की एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। दरअसल आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि भारतीय वायुसेना की अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की रेंज अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि भारत ने चीन की PL-15 मिसाइल की तकनीक या उसका प्रोपेलेंट रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही है कि भारत को एक लगभग सही सलामत PL-15 मिसाइल मिली और उसी के प्रोपेलेंट से अस्त्र को अपग्रेड कर दिया गया, लेकिन सच्चाई इन सनसनीखेज दावों से बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा तकनीकी और मेहनत से जुड़ी है। दरअसल असल बात यह है कि अस्त्र मिसाइल की रेंज बढ़ाने का प्रोग्राम 2021-22 में ही शुरू हो चुका था, यानी उन सभी अफवाहों से काफी पहले जिनमें PL-15 का नाम लिया जा रहा है। DRDO के तहत आने वाले ARDE के प्रमुख खुद बता चुके हैं कि अस्त्र मार्क 1 की रेंज को लगभग 110 किलोमीटर से बढ़ाकर करीब 160 किलोमीटर किया जा रहा है, जबकि अस्त्र मार्क 2 का लक्ष्य 220 से 240 किलोमीटर तक पहुंचने का है। ये आंकड़े किसी विदेशी मिसाइल से उठाए नहीं गए हैं, बल्कि सालों की सिमुलेशन, रिसर्च और स्वदेशी परीक्षणों पर आधारित है। फिलहाल ये दोनों मिसाइलें नए परफॉर्मेंस बेंचमार्क ट्रायल्स का इंतजार कर रही है, जिनमें असली उड़ान के दौरान इन दावों को साबित किया जाएगा। यानी अभी भी DRDO पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है, न कि किसी जल्दबाजी या नकल के रास्ते पर। अब बात करते हैं उस दावे की कि किसी PL-15E मिसाइल का बचा हुआ प्रोपेलेंट उठाकर उसे कॉपी कर लिया गया। ये दावा तकनीकी तौर पर भी कमजोर है। आधुनिक सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सिर्फ एक केमिकल पाउडर नहीं होता, इसमें बाइंडर, ऑक्सीडाइजर, मेटल पाउडर, बर्न रेट कंट्रोलर, ग्रेन शेप और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसी दर्जनों जटिल चीजें शामिल होती है। इस्तेमाल हो चुके रॉकेट मोटर के अवशेष से इन सबको दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होता है। हकीकत यह है कि DRDO पिछले कई सालों से हाई एनर्जी डेंसिटी प्रोपेलेंट पर काम कर रहा है। इसका मतलब है ऐसा ईंधन जो कम समय में ज्यादा ऊर्जा पैदा करे। अस्त्र की डिजाइन फिलॉसफी पहले से ही इसी सोच पर आधारित है। अस्त्र मार्क 1 एक सिंगल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करता है, जो बहुत तेजी से जलकर मिसाइल को शुरुआती चरण में ही काफी ज्यादा स्पीड दे देता है। इसके बाद मिसाइल लंबी दूरी तक ग्लाइड करती है। अब जब प्रोपेलेंट की एनर्जी और बर्न कैरेक्टरिस्टिक्स बेहतर कर दी गई है, तो मिसाइल पहले से ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ती है। यही अतिरिक्त गति बाद में ग्लाइड फेज में काम आती है और रेंज अपने आप बढ़ जाती है। इसमें ना तो किसी नए मोटर की जरूरत पड़ी और ना ही मिसाइल के बाहरी ढांचे को बदलना पड़ा। सरल शब्दों में कहे तो नई केमिस्ट्री की वजह से मिसाइल का पीक स्पीड बढ़ गया है। इससे न सिर्फ रेंज बढ़ती है, बल्कि नो एस्केप जोन भी बड़ा होता है, यानी दुश्मन के फाइटर जेट के बच निकलने की संभावना कम हो जाती है। आखिरी चरण में भी मिसाइल के पास ज्यादा एनर्जी बची रहती है, जो आज के हाई मैन्यूवर टारगेट्स के खिलाफ बेहद जरूरी है। ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के पास सॉलिड रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी का दशकों का अनुभव है। अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें, PSLV और GSLV जैसे स्पेस लॉन्च व्हीकल और कई टैक्टिकल रॉकेट सिस्टम, इन सब ने DRDO को प्रोपेलेंट साइंस में जबरदस्त पकड़ दी है। अस्त्र का अपग्रेड उसी ज्ञान का स्वाभाविक विस्तार है, न कि किसी विदेशी मिसाइल से चुराई गई छलांग। अब सवाल उठता है कि बिना डुअल पल्स मोटर के इतनी बड़ी रेंज कैसे मिल गई? इसका जवाब छिपा है स्पेसिफिक इंपल्स में। इसे आप रॉकेट फ्यूल का ऑक्टेन नंबर समझ सकते हैं। जितना बेहतर स्पेसिफिक इंपल्स, उतनी ज्यादा थ्रस्ट उसी मात्रा के ईंधन से मिलती है। DRDO ने नए प्रोपेलेंट कास्टिंग तकनीक अपनाए हैं, जिनमें ज्यादा एनर्जी देने वाले बाइंडर, एडवांस प्लास्टिसाइजर, बेहतर एल्युमिनियम पाउडर और ऑप्टिमाइज्ड अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल किया गया है। ये मिश्रण सिर्फ ज्यादा गर्म नहीं जलता, बल्कि ज्यादा समझदारी से जलता है। इसके साथ साथ प्रोपेलेंट ग्रेन को ज्योमेट्री भी बदली गई है। पहले जहां स्टार शेप ग्रेन से तेज लेकिन छोटा बर्न मिलता था, वहीं अब ज्यादा एडवांस शेप इस्तेमाल की जा रही है, जो शुरुआत में तेज बूस्ट देती है और फिर थोड़ी देर तक थ्रस्ट बनाए रखती है। इससे मिसाइल ऊंचाई पर जल्दी पहुंच जाती है, जहां हवा पतली होती है और ड्रैग कम हो जाता है। इसके अलावा गाइडेंस और फ्लाइट सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर में भी बड़ा सुधार किया गया है। अस्त्र अब हाई एल्टीट्यूड लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री अपनाता है, जिससे वह ज्यादातर सफर कम हवा वाले इलाके में तय करता है। आखिरी चरण में ऊंचाई को स्पीड में बदलकर टारगेट पर गिरता है, जिससे दूर की दूरी पर भी मारक क्षमता बनी रहती है। कुल मिलाकर 110 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक की छलांग किसी जादू या विदेशी नकल का नतीजा नहीं है। ये केमिस्ट्री, जियोमेट्री और सॉफ्टवेयर के संयोजन से निकाली गई सीमा है। इससे साबित होता है कि विश्व स्तरीय क्षमता पाने के लिए हमेशा डुअल पल्स या रैमजेट की जरूरत नहीं होती। अंत में साफ है कि अस्त्र की बढ़ती रेंज किसी रहस्यमयी चीनी प्रोपेलेंट की देन नहीं, बल्कि सालों की स्वदेशी रिसर्च, योजनाबद्ध विकास और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई नई ट्रेड डील को अगर सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से देखा जाए तो बड़ी तस्वीर मिस हो जाती है। असली असर वहां दिखेगा जहां बात टेक्नोलॉजी और डिफेंस की आती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये डील सिर्फ सामान के लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की सैन्य क्षमताओं से जुड़ी हुई है। इस डील के साथ ही भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक अलग टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी साइन किया है। इसका मतलब यह है कि अब भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं माना जा रहा, बल्कि एक ऐसा देश माना जा रहा है जो नई डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में पार्टनर बन सकता है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब तक भारत और यूरोप का रिश्ता ज्यादातर बायर और सेलर का रहा है। यूरोप सिस्टम बनाता था और भारत उन्हें खरीदता था। इस मॉडल में भारत को प्रोडक्ट तो मिलता था, लेकिन टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल नहीं होता था। नई पार्टनरशिप का मकसद इस सोच को बदलना है और को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। यूरोप की एक बड़ी कमजोरी ये रही है, वहाँ डिफेंस प्रोडक्ट्स तो बहुत एडवांस बनते हैं, लेकिन ऑर्डर छोटे होते हैं। अलग अलग देशों की जरूरतें अलग होती है, इसीलिए बड़े वॉल्यूम नहीं बन पाते। भारत इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। भारत अकेले इतना खरीद सकता है जितना कई यूरोपीय देश मिलकर भी नहीं खरीद पाते। यही वजह है कि भारत यूरोप के लिए एक अहम पार्टनर बनता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप अपनी सबसे संवेदनशील टेक्नोलॉजी भारत को बिना शर्त दे देगा। यूरोप के अंदर भी अलग अलग देशों के बीच टेक्नोलॉजी शेयरिंग आसान नहीं होती। कई बार वहां भी को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपसी मतभेदों की वजह से अटक जाते हैं। फिर भी बायर सेलर मॉडल की तुलना में ये रास्ता कहीं ज्यादा फायदेमंद है। कम से कम बातचीत अब बराबरी के स्तर पर होगी। भारत सिर्फ ग्राहक बनकर नहीं बैठेगा, बल्कि डिजाइन और डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में शामिल हो सकेगा। भारत पहले भी को डेवलपमेंट का अनुभव रखता है। रूस के साथ ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इजराइल के साथ भी कई सिस्टम मिलकर बनाए गए हैं। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट जैसे FGFA और MTA फेल भी हुए, लेकिन उनसे ये सीख मिली है कि बिना मजबूत शर्तों के साझेदारी जोखिम भरी हो सकती है। अब फर्क ये है कि भारत और EU के बीच एक तय फ्रेमवर्क मौजूद है। इसका फायदा तभी मिलेगा जब भारत खुद भी अपनी तैयारी मजबूत करे। यूरोप की बड़ी डिफेंस कंपनियां खुद रिसर्च करती है, खुद डिजाइन बनाती है और फिर प्रोडक्शन में जाती है। अगर भारतीय कंपनियों को भी उसी टेबल पर बैठना है तो उन्हें अपने R&D पर गंभीर निवेश करना होगा। यहीं पर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री और SIDM जैसी संस्थाओं की भूमिका अहम हो जाती है। अगर भारत की कंपनियां डिजाइन और डेवलपमेंट में मजबूत होंगी, तभी ये पार्टनरशिप भारत के पक्ष में जाएगी। निचोड़ यही है कि ये डील अपने आप में कोई जादू नहीं है, ये एक मौका है। अगर भारत इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो आने वाले सालों में भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने वालों में गिना जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अस्त्र मिसाइल के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।